अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी बंगाल इलेक्शंस 2026 हु विल विन बंगाल, ममताज रिटर्न और बीजेपीज विक्ट्री। ये अपना वीडियो है जी मिश्रा जी की, और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम राणा मुंदर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। क्या बंगाल में लगभग 90% वोट बीजेपी के आने की आहट है या ममता बनर्जी के टीएमसी के पुराने किले की और मजबूती का सबूत? क्योंकि गुरु बंगाल में खेला हुआ है, जबरदस्त खेला हुआ है। पोलिंग बूथ पर जो लंबी लंबी लाइन है वो बता रही है कि किसी एक के साथ तो खेल होगा। या तो जनता मन बनाकर गई थी, किसी को लाना है या किसी को हटाना है, और इसीलिए लगभग 90% वोट गया। लोग कह रहे हैं कि फूल खिलेगा, अब वो कमल वाला होगा, टीएमसी वाला होगा, ये देखना होगा। लेकिन जो दिखा वो ये कि शाम 5 बजे तक 89.93% वोट पड़ा। दिनाजपुर में तो 93%, रघुनाथगंज में 95%। और यही सवाल उठा कि इसके पीछे असली खेल क्या है। क्या वो एसआईआर वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर था जो जनता इतनी बड़ी संख्या में गई? क्या ये संदेश खाली और आरजी कर जैसी घटनाओं का दबा हुआ गुस्सा था, या फिर ममता बनर्जी की योजनाओं का भरोसा कि जनता जो है बढ़ चढ़ कर गई और कह रही कि अब वोट इन्हीं को देंगे? क्योंकि ये सवाल तो उठेगा कि 90% वोट किसके लिए है, बीजेपी टीएमसी के लिए, और या इससे अलग हटकर इन दोनों के अलावा भी कोई तीसरा खिलाड़ी हो सकता है जो इसमें सेंध लगा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि जो प्रवासी वोटर है जो बाहर था, इस बार क्या वो अपने पास सत्ता की चाबी रखेगा, या फिर वो महिलाएं जिनको लेकर ममता बनर्जी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं, उन्होंने एक तरफा वोट देकर इस बार चुनाव की स्क्रिप्ट अपने हिसाब से लिखी। देखिए, इस चुनाव को समझने में सारे दिग्गज फेल। कोई इसे बदलाव की आंधी कह रहा है, कोई योजनाओं की सफलता मान रहा है, लेकिन इस भीड़ के पीछे का सच क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आंकड़े कागज पर छपे नंबर नहीं है, बल्कि गांव की सड़कों, गांवों और रसोइयों की एक कहानी को बयां कर रहे हैं। और आज जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में 152 सीटों पर वोट गिरे, तो दिल्ली से लेकर कलकत्ता के मन में आज एक ही सवाल है कि भैया वोट तो इतना पड़ गया, लेकिन बंगाल किसका? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और आज इस वीडियो के अंत तक हम समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल किसका हो गया। अलग अलग पहलू को जानेंगे, समझेंगे, समझाएंगे। हमारी आपसे दो गुजारिश है, एक 10-15 मिनट समय लेके वीडियो देखेगा, और दूसरा हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ेगा ताकि हमारा आपका रिश्ता थोड़ा और प्रगाढ़, थोड़ा मजबूत हो। हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन, कमेंट और आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। अब यह समझना जरूरी है कि यह रिकॉर्ड वोटिंग का मतलब क्या है, किस बदलाव की तरफ है। क्योंकि जब भी वोटिंग परसेंटेज 80 से 90% के बीच या इससे आगे जाता है, तो इसे कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए, और खास तौर पर जो है बंगाल में, क्योंकि बंगाल का राजनीतिक इतिहास तो बम्पर वोटर और बड़े बदलावों से भरा पड़ा है। आप 2011 का ऐतिहासिक चुनाव याद कीजिए। 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार के पांव ऐसे ही उखड़े थे, तब भी बंगाल की जनता ने बढ़ चढ़ कर वोट किया था, और आज भी बढ़ चढ़ कर वोट हुआ है। शाम 5 बजे तक 90%, 93% कहीं पर, और रघुनाथगंज में तो 95%। यानी बंगाल की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल घर पर बैठकर वो चुनाव पर चर्चा नहीं करेंगे, केवल टीवी, सोशल मीडिया तक उनकी कहानी नहीं रहने वाली है, बल्कि वो सीधे सीधे चुनावी व्यवस्था में हस्तक्षेप करेंगे। जमीन की हकीकत ये कहती है कि जब भी ऐसा बड़ा वोट परसेंटेज आता है तो किसी मकसद के लिए होता है। अब ये मकसद बीजेपी को लाने का था या ममता बनर्जी को बरकरार रखने का, ये मकसद समझना जरूरी है। क्योंकि आज भी कुछ खबरें आई झड़प की, मुर्शिदाबाद से आई, आसनसोल से आई, मारपीट, बमबाजी, बूथों पर झड़प। ये पहले भी होता रहा, ये आज भी आया, लेकिन इसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हुआ। यानी जनता जो है वो ये मन बनाए बैठी है कि चाहे बम जहां दगे, हम बटन दबा के आएंगे। अब ये बटन नाराजगी के लिए है, ये समर्थन के लिए है। ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि 5-7 से ज्यादा परसेंटेज बढ़ा है। बंगाल का वोटर जितना जागरूक है उतना ही खामोश है। इस बार बहुत लोग माइक लगाए, लेकिन किसी भी माइक लगाने वाले को एक क्लैरिटी नहीं है कि ये वोटर गया किधर। अगर ये ग्रामीण इलाकों में बढ़ा है
तो इसका मतलब गहरा है, क्योंकि वहां का वोटर शहरी वोटर के मुकाबले ज्यादा रिजर्व रहता है। इस भारी भीड़ ने आज ये साबित कर दिया कि बंगाल की सत्ता का रास्ता रैलियों की भीड़ से नहीं बल्कि पोलिंग बूथ की लाइन से गुजरेगा। अब इसी में कई सारे सवाल आने लगे कि क्या ये SIR का खौफ भी था। आप में से जो लोग नहीं जानते उनको हम बता दें कि इस बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मसला SIR भी है। सर, इस बार के चुनाव में एक ऐसा तकनीकी मुद्दा भी आया जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वो है सर SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में लगभग 88 से 91 लाख नाम काट दिए गए और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी और वोटर बेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और ये नाम कटे खासतौर पर मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर जैसे बॉर्डर वाले जिलों में, जहां अल्पसंख्यक और मतुआ समुदाय के वोटर पर अवैध नागरिकता के आरोपों के तहत नाम हटाने की कार्रवाई के दावे किए गए। अब 91 लाख वोट अगर कटते हैं तो लगभग 10 में से 1 वोटर जो है वो गायब हो गया। इसने भी एक अजीब सी घबराहट और सुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। लोग इस बार घर से केवल पसंद की सरकार चुनने के लिए नहीं निकले, बल्कि अपनी पहचान और अपना नाम बचाने के लिए भी आए। एक वोटर ने बयान दिया जिसको सुनकर हमको बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि अगर आज वोट नहीं देते तो ऐसा हो सकता था कल को देश की लिस्ट से हमारा नाम गायब हो जाता, हम बाहरी हो जाते, इसलिए भी हम वोट डालने आए। यानी आज का सबसे बड़ा साइलेंट ड्राइवर SIR बना, जिसने वोटिंग परसेंटेज को 90 के पार पहुंचा। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जो 90 लाख नाम काटे गए, वो 90 लाख वोटर अगर सक्रिय नहीं होते तो ये वोटिंग परसेंटेज को अपने आप गिरा देते। इनमें कुछ मरे हुए होंगे, जो कुछ कहीं और बनवाए होंगे, कुछ फर्जी होंगे। इस वजह से भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो ज्यादा बढ़ गया। यानी कुल तौर पर अगर देखें तो मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि अस्तित्व का भी है। यही वजह है कि जिन इलाकों में नाम हटाने की प्रक्रिया तेज हुई वहां सबसे ज्यादा वोट डाले गए, जो ये भी साबित करना चाह रहे थे कि वो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही होने के साथ साथ इस मिट्टी के नागरिक हैं और उनका वोट उनकी सबसे बड़ी पहचान। ये सिटीजनशिप और आइडेंटिटी का एंगल इस चुनाव को ज्यादा पेचीदा और ज्यादा गंभीर बनाता है। ये वोटिंग परसेंटेज की बात है। अब सवाल है कि इस चुनाव में वोट किस पर पड़ा, मुद्दों की जंग और नारी शक्ति का रुख क्या था। तो देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव को केवल रैलियों और भाषण तक सीमित मत रखिए, क्योंकि असली खेला बंगाल में रसोइयों और गांव की चौपालों में लड़ा गया। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की ताकत, उनका मजबूत कैडर, लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं थी जिसने महिलाओं के एक बड़े वर्ग के हाथ में नकदी पहुंचाई, कैश पैसा, और उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त महसूस कराया। वहीं भाजपा की ताकत उत्तर बंगाल में उनकी मजबूत पकड़ और हिंदू वोटरों की जबरदस्त ध्रुवीकरण थी। लेकिन इस बार का मुकाबला केवल सरकारी स्कीमों पर नहीं बल्कि गहरे सामाजिक और सुरक्षा के मुद्दों पर भी टिका है। संदेश खली में महिलाओं के साथ ज्यादती, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई दिल दहला देने वाली घटना और सरकारी नौकरियों में घूस के बदले घोटाले वाले मैटर जो है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी तैयार कर रहे थे। अब देखना यह होगा कि टीएमसी का मजबूत बूथ लेवल कैडर, जो बंगाल में अपनी मैनेजमेंट स्किल के लिए जाना जाता है, क्या इस भीड़ को मैनेज करके अपने पक्ष में वोट डलवा ले गया। यह सवाल बड़ा जबरदस्त है। क्या वो उस गुस्से को रोक पाएगा जो सुरक्षा के नाम पर बंगाल में लोगों के थे। डेटा यह कहता है कि बंगाल में महिला वोटर की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है, लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं ने इस बार बंगाल में क्या देख के वोट किया। क्या वो लक्ष्मी भंडार के लिए आई थी या सुरक्षा वाले मसले पर वो बीजेपी का साथ दे रही थी, क्योंकि ये दोनों तरफ से बातें चल रही हैं। एक तरफ संदेश खली वाली घटनाएं हैं जो सुरक्षा का सवाल उठाती हैं, दूसरी तरफ लक्ष्मी भंडार है जहां पर शुक्रिया कहने महिलाएं भी आ सकती हैं। तो जब एक माँ और एक बेटी बूथ तक पहुंच रही है तो उसके दिमाग में क्या वो राशन चल रहा है या हिफाजत चल रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा और यही इस चुनाव का एक बड़ा ट्रिकी पॉइंट हो सकता है। हालांकि इसमें एक थ्योरी और है जो हमें बड़ी ट्रिकी लगती है, डार्क हॉर्स एंगल, तीसरा खिलाड़ी। अक्सर जब भी बंगाल की राजनीति की बात होती है तो केवल बीते कुछ चुनावों में दो तरफा बनाता है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी। लेकिन इस बार की भारी वोटिंग के पीछे लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन और नौशाद सिद्दीकी की आईएसएफ का डार्क हॉर्स एंगल भी इग्नोर नहीं कर सकते। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच तालमेल को लेकर शुरुआत में संशय था, लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे उनके पुराने गढ़ों में उनकी मौजूदगी आज भी वोट शेयर को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। दूसरी तरफ आईएसएफ का उदय अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण में एक नई चुनौती पेश कर रहा है। अगर इन पुराने वामपंथी और अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में मतदान का प्रतिशत अचानक बढ़ा है तो सीधा सवाल यह भी है कि किसका खेल बन रहा है, किसका खेल बिगड़ रहा है।
एक लॉजिक ये भी है कि अगर थर्ड फ्रंट का वोटर वापस पुराने घर की तरफ लौट रहा है तो ये सीधे उन सीटों पर समीकरण बदलेगा जहां अब तक टीएमसी एक तरफा जीतती थी। अगर अब संख्यक वोटरों का बंटवारा होता है तो इसका फायदा भाजपा को उन सीटों पर मिल सकता है जहां त्रिकोणीय मुकाबला कड़ा है। अगर वामपंथी वोटर जो पिछले चुनाव में भाजपा की ओर शिफ्ट हुए थे वो वापस लौटता है तो हो सकता है कि भाजपा को और झटका लग जाए। ये जो 90% के बीच वोट पड़े हैं उसमें खामोश और वैचारिक वोटर का भी हाथ है, जो ना तृणमूल की राजनीति से खुश है और ना भाजपा के हिंदुत्व वाले एजेंडे से पूरी तरह सहमत। ये त्रिकोणीय संघर्ष इस चुनाव को इतना जटिल बना रहा है कि 4 मई के नतीजे किसी की तरफ भी बड़ा उलटफेर कर सकते हैं और इन सब के बीच एक सबसे बड़ा उलटफेर कर सकता है माइग्रेंट वर्कर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उत्तर और दक्षिण का मिजाज हमेशा से अलग रहा है। उत्तर बंगाल के जिलों में भाजपा 2021 में मजबूत थी, इस बार फिर से जोश दिखा रही है, पोलिंग बूथ पर भारी भीड़ भी देखी गई, लेकिन माइग्रेंट वोटर जो है वो वहां बड़ा मजबूत है। ये वो वोटर है जो बंगाल से निकलकर देश भर में काम करने के लिए नौकरी की तलाश में मुंबई, केरल जैसे राज्यों में रहता है। इस चुनाव की खास बात यह है कि हजारों किलोमीटर दूर से ट्रेन पकड़कर बसों में धक्के खाकर ये वापस लौट रहे हैं। इनके घर वापस आना केवल पारिवारिक मिलन नहीं बल्कि राजनीतिक होम मेकिंग है जो सीधे तौर पर इस चुनाव को प्रभावित कर रहा है। अब अगर ये वोटर अपने साथ गुस्सा, राशन कार्ड की समस्याएं, प्रवासी होने की पीड़ा लेकर आए तो ममता को परेशान कर सकते हैं। सवाल ये है कि इन्होंने किधर दी, इनको कौन बुलाया? ममता दीदी बुलवाई थी या बीजेपी वाला बुलवाया था? जो बुलवाया था उसकी बल्ले बल्ले हो सकती। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में पलायन ज्यादा होता है, वहां प्रवासियों की वापसी गेम चेंजर हो सकती है। अगर ये वोट बैंक बदलाव के पक्ष में गिरता है तो दक्षिण बंगाल के किलों को बचाना सत्ताधारी दल के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन दिलचस्प होगा कि ये वर्ग किस पार्टी की तरफ जाता है या इन दोनों के अलावा ये कहीं और अपनी राय रख रहा है। कुल मिलाकर 89.93% का जनादेश जो है उस पर 4 मई की निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि जमीनी हकीकत का सार यही है कि बंगाल ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। 152 सीटों पर लगभग 90% वोट पड़े हैं और यह संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये बंगाल की भविष्य की दिशा तय करने वाला जनादेश है। कुल मिलाकर समझ में आता है कि चाहे एसआईआर खौफ हो, नारी शक्ति का मौन विद्रोह या प्रवासी मजदूरों का हिसाब किताब, ये सब मिलकर एक ऐसी पहेली बना रहे हैं जो सुलझाना फिलहाल किसी एग्जिट पोल के लिए आसान नहीं है। इस महासंग्राम की समरी बिल्कुल साफ है कि जनता अगर 90% घर से बाहर निकल रही है तो ये संदेश दे रही है कि केवल नारों से नहीं बहलाया जाएगा। ये वोटिंग परसेंटेज वोटर की ताकत है जो बिना शोर शराबे के अब इतिहास लिख रही है। 4 मई को जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो क्या नया राजनीतिक सूरज निकलेगा या फिर दीदी का किला और ज्यादा अभेद होगा? ये 152 सीटों का तूफान किसका राजनीतिक भविष्य रोशन करेगा, किसका खेल बिगाड़ेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। तो हमारी कोशिश थी विश्लेषण किया जाए। आप बताइए ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, क्योंकि हवाबाजी तो चारों तरफ मार्केट में हो ही रही है। उनके बीच में बंगाल को आपने कितना समझा हमारे वीडियो से? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए किसकी सरकार आ रही है, आपको क्या लग रहा है, आप किस क्षेत्र से हैं, आपके बंगाली दोस्त क्या कह रहे हैं, किसकी हवा बनी हुई है, बताइएगा, हमें भी कीजिएगा। और 4 मई को अब की बार बंगाल में टीएमसी का फूल उगेगा या कमल या कोई और, किसके साथ खेला होगा? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। जी बिल्कुल जी, अभी सबकी नज़रें जो हैं वो बंगाल पर टिकी हुई हैं और बंगाल में इस दफ़ा कहा ये जा रहा है कि वोटर जो हैं उनकी संख्या बढ़ी है और वोटर की संख्या बढ़ने के कारण जो है वो बताए गए हैं यहाँ पर। ये भी कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं उन्होंने वोटिंग ज़्यादा की है और इसके पीछे ये कहा जाता है कि लक्ष्मी भंडार की योजना को लेकर जो महिलाएं हैं उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो चाहती हैं कि उस योजना का वो लाभ उठाएं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि अपनी जो कह लें कि बंगाल में जिस तरह से एक स्थिति बनी हुई है, अपना इल्लीगल जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं और अपनी शनाख्त को बचाने के लिए वोट जो हैं वो ज़्यादा लोग बाहर निकले हैं ताकि आने वाले टाइम में उनकी शनाख्त बचे। अब बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पे मौजूद है, वो ये है कि अगर वोट बैंकिंग को देखते हैं तो देश की जो सुरक्षा है ज़ाहिर-सी बात है वो खतरे में आती है। अगर देश की सुरक्षा को देखेंगे तो वोट बैंकिंग जो है उसमें लॉस तो होगा, क्योंकि मामलात इस तरह के हैं कि ममता बनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे इस तरह का माहौल एक जो हमें देखने के लिए अक्सर ही मिलता है। वहाँ पे ये माहौल मिलता है कि जो मुस्लिम हैं, घुसपैठिए,
घुसपैठिए लोग हैं, चाहे मुस्लिम हैं या जिस भी धर्म से वो ताल्लुक रखते हैं, उनको वो सपोर्ट इसलिए करती हैं अपना वोट बैंक बचाने के लिए। उन्हें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि देश की सुरक्षा जो है वो लाजिम है। देश की हिफाजत के लिए इन लोगों को जो है वो यहाँ से निकालना जरूरी है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना वोट जो है ना वो अहमियत रखता है, और अपनी जो नेतागिरी है, अपनी सियासत जो है वो चमकाने के लिए जो काफी सारे घुसपैठिए जो गलत काम करती हैं, आपको देखने के लिए वीडियोस बहुत सारे मिले होंगे जिसमें हिंदू जो लोग हैं उनके साथ अत्याचार तो आए रोज होता है, क्योंकि वो संख्या में वहां पे कम है। तो इन लोगों का एक बड़ा हाथ होता है पीछे। तो ऐसे लोगों को कह लें कि कानून जो है वहां पे सुरक्षा देता है। वहां पे कानून जो है ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी वोट बैंकिंग बचाने के लिए। अब बीजेपी जो है एक बड़ी चुनौती इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के लिए कह लें कि एक बंगाल में अपना नाम बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके पीछे हालात इस तरह के हैं कि ममता बनर्जी जाहिर सी बात है ऑलरेडी वहां पे अपना असरो सुख जो है उन्होंने जमाए रखा है, और अपना सिक्का जो है उनका जमा हुआ है वहां पे। तो वहां से अपना एक बीजेपी की नया नाम जो है वहां पे पैदा करना और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना एक बड़ा चैलेंज जो है वो माना जाता है, क्योंकि वहां पे घुसपैठिए जो हैं वो भी एक बड़ा चैलेंज है। अब बीजेपी जो है कहा तो यही जा रहा है कि काफी ज्यादा चेंज जो है बंगाल में लोगों की सोच में आया है। काफी सारे लोग जो हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मीडिया वहां पे पहुंचे हैं, बहुत सारे लोगों ने जनता से उनकी राय लेने की कोशिश की, लेकिन अभी तक जो है ना वो मीडिया भी डिसाइड नहीं कर रहा कि किस पक्ष में वोटिंग जो है वो ज्यादा जा रही है, या मीडिया भी ये नहीं कह पा रहा कि भाई इस दफा चांस जो है वो कवल के फूल के ज्यादा है। तो मीडिया जो है वो खुद कंफ्यूज हुआ पड़ा है कि भाई हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो लोगों की संख्या बढ़ना और उसके बाद बहुत सारे लोगों का जो ओपिनियन जानने के लिए मिला, कुछ लोगों ने तो साइलेंट ही खेला है। जाहिर सी बात है पीछे जो है वो हालात ही इस तरह के हैं कि वो साइलेंट खेल रहे हैं, वो बताना ही नहीं चाहते कि वोट जो है वो दे किसको रहे हैं। तो इस तरह के मामलात जो है ना वो जिस तरह से बने हुए हैं, अब हम भी रिजल्ट देखने के लिए काफी ज्यादा कह लें कि चिंतित हैं, और काफी ज्यादा कह लें कि सरप्राइज भी हमारे लिए होगा। हम तो यही चाहते हैं कि बीजेपी वहां पे आना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी आती है तो बंगाल में भी बहुत ज्यादा चेंज हमें देखने के लिए मिल सकता है। आपको तो हमसे ज्यादा बेहतर पता है यूपी में जिस तरह से एक माहौल बना हुआ था, क्राइम जो था वो हद से ज्यादा था, और पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी। अब कांग्रेस के होते हुए बदमाशियां, ये गुंडागर्दियां, ये चीजें तो आम रहती हैं। भाई लोग जो हैं वो सर उठा के जो है वो अपना जीते हैं और अपनी जो है वो बदमाशियां करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन बीजेपी को ये चीजें पसंद नहीं है। बीजेपी चाहती है कि ऐसे लोग जो है उनका खात्मा होना चाहिए। जो ही यूपी में देख लें कि योगी बाबा की सरकार आई है तो बलडोजर बाबा के नाम से अब तो वो मशहूर भी हो गए हैं। तो उन्होंने जो इलीगल जितने भी धंधे थे एक तो वो बंद करवाए, उसके बाद ये जो भाई लोग थे उनकी गुंडागर्दी खत्म की, महिलाएं जो थी उनको सुरक्षा दी, तो चेंज तो आया ना। अगर बंगाल में बीजेपी जो है वो जीतने में कामयाब होती है तो एक बड़ा चेंज जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। कम से कम ये चेंज तो देखने के लिए पक्का मिलेगा कि वहां पे जो घुसपैठिए लोग हैं वो जाहिर सी बात है देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, खतरा ही है। उनको सबसे पहले तो फारिग किया जाएगा, और उसके बाद जो लीगल लोग हैं उनको जो है वो सिटीजन भी दी जाएगी, और क्राइम जो है वो भी खत्म होगा, महिलाएं जो है उनको भी सुरक्षा मिलेगी। तो अब देखना ये है कि ममता बनर्जी जो है इस दफा वो जीतने में कामयाब होती हैं या बीजेपी जो है वो सीटें निकालने में कामयाब होता जी बिल्कुल जी। और बात करें तो है। जाहिर है वहाँ के जो रहने वाले हैं ना बंगाल के, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं सबसे, क्योंकि अपना मैं कहूँगा कि वोट उन्होंने ज़्यादा डाले हैं। उनको किस बात से खतरा है या किस बात से जो है वो परेशान है, या कौन उनकी जो है मुश्किलात हल कर रहा है, बीजेपी करती है इस दफ़ा या फिर ममता बनर्जी जो है वो पहले से ही कर रही हैं। तो अगर तो वो खुश है ममता बनर्जी से, वहाँ की बंगाल की जो अवाम है, वहाँ की जनता जो है वो अगर खुश है तो भाई वोट तो उन्हीं को पड़ेंगे। तो अगर वो उनसे खुश नहीं है तो फिर बीजेपी या कोई तीसरी पार्टी, जिनका मिश्रा जी भी कह रहे थे, उनको वोट जो है वो जाएंगे। बात जो है मिश्रा जी जो हैं इन्होंने भी दोनों साइड के जो है पक्ष रखे हैं कि अगर कुछ वोटर ऐसे हैं कि जी
जो मतलब कि जिनको SIR के थ्रू जो है वो 90 लाख जो है लोग हैं उनकी शनाख्त खत्म जो है वो की गई। तो उस डर से जो है वोट बैंकिंग बढ़ी है। अगर तो उस डर से बढ़ी है तो फिर तो सीधा सीधा ममता बनर्जी को वोट पड़ने वाला है सारा। अगर जो है महिलाओं की जो है वो रक्षा के लिए जो है वो ये सारा कुछ वोट बैंकिंग बढ़ी है, महिलाओं ने वोट ज्यादा देना शुरू किया है, फिर तो बीजेपी को जो है वोट जाएगा। हो सकता है किसी तीसरी पार्टी को भी जो चांस मिले इस दफा। तो लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो कोई भी जो है वो कुछ नहीं कह पाएगा। अब कितने कमेंट ऐसे भी हमें आए कि बंगाल में भी जो है अब बीजेपी जो है वो जीत जाएगी। काफी सारी वीडियो ऐसी आई जो कि बीजेपी की तरफ से थी, बीजेपी के लोगों की तरफ से थी कि जी बीजेपी ने जो है वो सफाया कर देना इस दफा, ये हो जाना है वो हो जाना है बंगाल में। तो अगर दूसरी पार्टी की सुने तो वो कहते हैं जी हम जो है वो इस दफा फिर से जो है वो हुकूमत बनाएंगे, ममता बनर्जी जो है। तो लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, वहाँ की आवाम को ज़्यादा हमसे पता है, वहाँ की आवाम जो है वो ज़्यादा जानती है। तो हम नहीं कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट करेंगे कि वो जीते या ये जीते। भाई वहाँ की आवाम ने वोट डाले हैं, 90% वोट डाला है, तो डिसाइड भी वो करेगी कि किसको जो है वो जिताना है किसको नहीं जिताना। तो बाकी वहाँ पे काम हुए, डेवलपमेंट के काम हुए या नहीं हुए, ये वहाँ की आवाम भी अच्छे से जानती है कि कितने हुए। तो बीजेपी के जो है वो क्या कारनामे हैं वो भी आवाम जानती है वहाँ की, कि बाकी जो स्टेट हैं वहाँ पे बीजेपी का क्या रोल है, क्या कर रही है, वहाँ के लोग खुश हैं या नहीं खुश, वो चीज़ें भी ज़ाहिर है नोट करेगा बंगाल की जनता जो है। वो जब वो चीज़ें देखेगी जनता, तो फिर जो है ज़ाहिर है वोट तो उसी को जाएगा जो डेवलपमेंट के काम कर रहा है, जो मुल्क को आगे लेके जा रहा है। वोट तो उसी को पड़ना है फिर। लेकिन अगर जो है बंगाल में अपना ममता बनर्जी जो है उन्होंने अगर काम किए हैं अपना ज्यादा, या उनकी बेहतरी के लिए, वहाँ की जनता की बेहतरी के लिए, तो फिर तो उनको पढ़ेंगे ममता बनर्जी को। इसलिए जो है हम किसी को सपोर्ट नहीं करते कि उसको जो है वो ज्यादा पढ़ें या उसको ज्यादा पढ़ें। बिहार में भी मैंने देखा, मतलब पिछले इलेक्शन जब ये हुए बिहार में, तो बीजेपी जीत गई। तो हालांकि बीजेपी कभी मेरे ख्याल में वहां पे जीती ही नहीं है, लेकिन इस दफा बीजेपी जीत गई, वहां के लोगों ने बीजेपी को वोट डाले। तो हो सकता है कि वेस्ट बंगाल में भी अब जो है वो सत्ता चेंज हो जाए, हो सकता है बीजेपी को जो है भाजपा को जो है वोट पड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी भी। लेकिन 4 तारीख का इन्होंने कहा कि रिजल्ट आएगा और 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीता है और कौन हारा है, किसकी जो है सरकार हट गई है या बरकरार है अभी भी। तो ये तो उसी वक्त ही पता चलेगा। बाकी रही बात घुसपैठियों की, तो वो भाई कोई भी हुकूमत आए, घुसपैठिया कोई भी हो, इलीगल कोई भी हो, उसको जो है ज़ाहिर है बाहर करना चाहिए। क्योंकि क्राइम रेट में जो ज़ाहिर है उन्हीं का हाथ होता है ज़्यादा, जो इलीगल होते हैं वहाँ पे। उन्हीं से लोग जो दूसरे होते हैं ना वो अपने काम निकलवाते हैं कि उनका नाम तो आना नहीं है कहीं पे, चले उनसे ये काम करवा लें। जो गंदे धंधे हैं वो उनसे करवाते हैं, स्मगलिंग होगी, नशा होगा, या कुछ और चीज़ें ऐसी होगी, या जो है कत्लो गारत होगी, गुंडा मतलब गर्दी होगी, चोरी चिकारी होगी, कोई भी गलत काम हो सकता है, तो वो उन्हीं से जो है वो करवाया जाता है। इलीगल जो होते हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड नहीं होता, कोई उनको पकड़ नहीं पाएगा फिर। तो अगर तो कोई भी हुकूमत आए, मैं ये नहीं कहता कि खाली बीजेपी की हुकूमत आए, कोई भी हुकूमत आए, ममता बनर्जी की हो या तीसरी कोई आए, तो भाई घुसपैठिया जो है उसको तो निकालना चाहिए, वो मुल्क के लिए खतरा होता है, उसको वो जो है वो सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। बाकी जो वहाँ के शहरी हैं उनके हकूक भी पूरे होने चाहिए। तो वहाँ पे तो वैसे भी लोकतंत्र है भाई, जमहूरियत है इंडिया में, तो लोग ही चुनते हैं। 90 लाख मतलब सॉरी 90% जो वोट डला है ये कम तादाद नहीं है। 100 में से 90% अगर वोट डलता है तो ये मैं समझूंगा कि एक किस्म का फुल ही है, हर बंदा जो है वोट देने पहुंचा हुआ है। तो ये मतलब कि एक समझो बहुत मतलब अच्छी खुशाइंद बात भी है कि लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वोट डाल रहे हैं। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट भी है।
तो क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा कि कई जगह पे जहाँ वोट डलते हैं जी 60% हो गया, 55% हो गया जी, इतने वोट डले हैं, उसको भी एवरेज के तौर पे देखा जाए तो वो कहते हैं जी ये भी बेहतरीन है। तो 90% अगर वोट डले तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है बेहतरीन है, और मुल्क की अवाम जो है वो जाग रही है। वो अपना हक जो है वो लेने के लिए अपना जो दूसरा जो हक है वो यूज़ कर रही है, जो उनके हाथ में है, वोट। और वोट जो है वो अब जिसको भी डालेगी, जाहिर है उनके कारनामे देखेगी जनता, और जनता, वहां की जनता को पता है कि किसको डालना है, कौन हमारे हित में बेहतर है, कौन नहीं है। तो देखेंगे जी 4 तारीख को क्या रिजल्ट आता है और क्या जो है वो बनता है। लेट्स सी जी, देखना होगा सिचुएशन किस तरह की होती है, लेकिन यह है कि हुकूमत ने जो काम किया है भाई, वो भी आप उस चीज़ को भी काउंट करें बीच में जी, जो 90% की फिगर जो है वो निकल के आई है। तो भाई बीच में शुभंकर मिश्रा जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर सवाल कर रहे थे कि क्या लोग राशन के लिए आए हैं, क्या लोग सेफ्टी के लिए आए हैं। मतलब कन्फ्यूज़न, एक सवाल पैदा हो गया कि जो 50% या फिर अबव 50 आते थे, तो उसको क्रेडिबिलिटी मानी जाती थी कि अच्छे इलेक्शन हो रहे हैं, लोग जो है वो साथ दे रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, चेंज चाह रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपनी पावर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नाउ ऑन वो भाई 10 कम 90, मतलब जो है ऑलमोस्ट जो है वो 100% लोग जो हैं वो निकल के आए हैं और अपना राइट यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे भाई अब जंग जो है सबको पता है। पहले वो पंजाबी में मिसाल देते हैं कि थूक थड़ली, मतलब कि इधर कर लिया, उधर कर लिया, 19-20 कर लिया, ठीक है ना, 2 नंबरी कर ली और काम चला लिया। जितने भी वोट लेके इक़्तिदार में आते थे लोग, ये इस तरह जो है वो एक्ट करते हैं। ये पाकिस्तान में भी ऐसी सिचुएशन चलती है, ठीक है ना। एक अरसे से होल्ड कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को दबाया हुआ है, ठीक है ना, अपनी मर्ज़ी से सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन और तरह का है, वो उस एरिया में उनका होल्ड है, एक अरसे से वोट चल रहा है, उन्होंने जो है पास में सहूलतें दी हैं, तो उस चीज़ को वो मिस यूज़ कर रहे थे। नाउ ऑन भाई रियलिटी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस वजह से, क्योंकि बीजेपी ने वो सिस्टम जो है वो चेंज किया है, इन्होंने इमेजिन किया यूपी में, तो भाई और जगहों पे भी ये सिस्टम जो है वो स्टेट वाइज चेंज हो रहा है। वेस्ट बंगाल में अभी जो है लोग इतने निकल के आए हैं, तो भाई एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है कि अब ये इतनी बड़ी लाइनें जो लगी हैं, इतने ज़्यादा लोग निकले हैं, इनका वोट किधर होगा। ये भी एक सवालिया निशान है। ये डीप डाउन रियलिटी तो आप मीडिया देखते होंगे, आपने पास्ट में चीज़ें देखी होंगी, आपको वो चीज़ जो है वो रियलाइज़ करवाएगी कि यार वोटिंग लिस्ट में कौन आ गया। लेकिन हम जो वीडियोस कर रहे हैं, हमने जितनी भी कह लें पॉलिटिकल लेवल के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत की है, इंडियन सिस्टम पे जो चीज़ें देखी हैं, भाई उनमें तो जो है मोदी हुकूमत जो है वो ही होल्ड कर रही थी, और उन्होंने ही जो है वो कंट्री को एक नया रुख जो है, तरक्की का नया मोड़ जो है वो कह लें, वो दिया है। तो हमें तो लगता है कि भाई बीजेपी जो है वो होल्ड करेगी, और उसे करना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी जो हैं, अगर उन्होंने पास में लोगों के लिए जो उनके कह लें कि जो मामलात थे, जैसे उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि अपर वे से देखा जाए, इनर वे से भी देखा जा सकता है कि रसोई के हालात कैसे हैं, उनके खाने पकाने का सिस्टम ठीक चल रहा है, उन्हें कोई और सहूलत तो नहीं चाहिए। जैसे स्ट्रेट अवे उनको पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने प्रोवाइड किए, एक स्कीम जो है वो निकाली। जैसे यहाँ पे एक स्कीम चल रही है कि बेसिक इनकम सपोर्ट, मेरे ख्याल में तो वो पाकिस्तान में चल रही है, तो लोगों की हेल्प आउट हो रही थी ईद के ऊपर भी, वैसे भी तो उनको वो मंथली पैसे जो है वो कैश जो है वो मिल रही वो भी थी। मिल रही थी, अभी मेरे ख्याल मरीम नवाज की शुरू हुई थी, जो ज्यादा हाँ, मिले थे, जो हाँ, ईद पे मिले बिल्कुल। थे, ईदी मिली थी। तो मतलब हालिया हुकूमत जो है वो काम कर रही है। हुकूमत जब इस तरह के काम करती है ना भाई, स्ट्रेट अवे आपको कैश प्रोवाइड कर रही है, तो मेरे ख्याल में तबका जो है, मैं माजरत के साथ, लेकिन ज़्यादातर जब लोग जो हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो भाई उनको ये स्ट्रेट अवे ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। उन्हें लगता है कि बजाय इसके कि वो कोई कह दे कि फ़लाँ हुकूमत ने कोई ऐसा जो है प्लान निकाला है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, आपको ये सहूलत होगी, तो उनको वो समझ नहीं आएगी। लेकिन जब आप स्ट्रेट अवे कैश उनके हाथ में देंगे, और वो भले 10,000 हो, 20,000 हो, भाई उसको वो अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, तो वो उनको एक अच्छी स्कीम लगेगी, वो इनको एक अच्छी ऑप्शन लगेगी, वो हुकूमत जो उनको दे रही है वो उनको भाई अच्छे लगेगी। तो ये ऑप्शन भी ऑन है यहाँ पे, और क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हो रहा, ये बड़ा लॉन्ग टर्म पे रखा हुआ है इन्होंने ये प्रोसेस जो है,
अपनी जो है हम बात कर रहे थे उसके ऊपर कि 2 या 4 दिन में मेरे ख्याल में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन जो है 4 तारीख को जो है वो रिज़ल्ट आ रहा है। तो एक लंबा फ़ासला है, लंबा इंतज़ार है लोगों के लिए। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, दोनों तरफ में देखा जाए इन आवर ओपिनियन यार बीजेपी जो है वो कहीं न कहीं होल्ड कर रही है और ममता बनर्जी जो हैं, उन्होंने पास में कुछ किया है, कुछ ख़ास कुछ पता नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। इन्होंने मेंशन तो किया है क्योंकि कि ये हमने कभी चीज़ें हो रही वीडियो हैं। नहीं ना की उन पे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपोज़िशन वाला सिलसिला तो चलता है, लेकिन अपोज़िशन तभी होती है भाई जब वो कुछ कर रही हो 19-20। तो क्या उन्होंने किया है, क्या उन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई है या नहीं बनाई, वो कितना कामयाब होती हैं, ये भाई अब रिज़ल्ट जो है वो मेंशन करेगा। दोनों तरफ में भी जो है खलबली मची होगी इस चीज़ को लेकर कि 4 तारीख को क्या रिज़ल्ट आने वाला है। तो लेट्स सी, होप फॉर अ गुड और जो भी हो भाई उस वेस्ट बंगाल उस हिस्से के लिए भाई वो अच्छा हो और पॉज़िटिव हो और लोग जो है वो खुशहाल रहें, खुश रहें, उनका मुस्तकबिल अच्छा रहे। तो आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में ऊपर आपके लिए इनके जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।